अफ्रीका 2025, वह क्रांति जो सब कुछ बदल रही है। मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे लोग हैं, हमारी मानव संसाधन शक्ति है। दुनिया जिस तरह जा रही है, हम पहले से देख सकते हैं कि हमारी जनसंख्या वृद्धि और हमारे पास मौजूद युवाओं की संख्या के आधार पर अफ्रीका दुनिया को अपने लोगों की ताकत से आगे बढ़ा सकता है। इथियोपिया ने अभी अभी अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध रोशन कर दिया। मोजाम्बिक $6 अरब का नया जल विद्युत प्रोजेक्ट बना रहा है। स्कूलों में अब 87 मिलियन बच्चों तक भोजन पहुंच रहा है। और जोहान्सबर्ग पहली बार 20 देशों के समूह G20 की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। चौंकाने वाला है ना? लेकिन ये सब टुकड़े आपस में कैसे जुड़ते हैं? बांध, क्लासरूम, रेल और वैश्विक सम्मेलन, क्या ये बेतरतीब जीते हैं या एक बड़ी कहानी का हिस्सा? अफ्रीका में आखिर हो क्या रहा है? आइए इसे समझते हैं। बिजली की क्रांति। दशकों तक अंधेरे में जीने वाला महाद्वीप जब अपने उजाले पर नियंत्रण पा लेता है तो क्या होता है? यही सवाल अफ्रीका के 2025 को परिभाषित करता है। यहाँ बिजली हमेशा तार और स्विच से कहीं ज्यादा रही है। यह जीवित रहने और संभावनाओं के बीच की रेखा है, और अब यह रेखा फिर से खींची जा रही है। इथियोपिया को ही लीजिए। जब ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम के टरबाइन इस साल घूमने लगे तो यह सिर्फ एक स्थानीय जीत नहीं थी। यह सबसे बड़ा ऐलान था कि अब अफ्रीकी यह तय करेंगे कि उनकी फैक्ट्रियां कब चलेंगी और गांव कब रोशन होंगे। 5000 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाला यह बांध पूरे अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों की कुल खपत से भी अधिक है। इथियोपिया के लिए इसका मतलब है उद्योग बिना समझौते के, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए इसका मतलब है पड़ोस में ताकत जो लंबे समय से निर्भरता में दबा था। मोजाम्बिक में जाम्बेजी नदी पर $6 अरब का मफांडा नकुआ प्रोजेक्ट पूरे दक्षिणी अफ्रीका में गूंज उठा। यह बांध सिर्फ कंक्रीट नहीं है, यह उम्मीद की पाइपलाइन है। निर्माण के दौरान रोजगार, बाद में लाखों लोगों के लिए बिजली और मदद पर निर्भर रहने वाले देश के लिए भरोसेमंद निर्यात का साधन। ये हेडलाइन प्रोजेक्ट अकेले नहीं है, ये मिशन 300 नामक महाद्वीपीय योजना का हिस्सा है। अफ्रीकी वित्तीय संस्थाओं और वैश्विक साझेदारों द्वारा समर्थित इसका उद्देश्य है सिर्फ 6 वर्षों में 300 मिलियन अफ्रीकियों को भरोसेमंद बिजली से जोड़ना। सोचिए इसका क्या मतलब है। केरोसिन के दियों की जगह साफ बल्ब, अस्पतालों में बिना रुके जीवन रक्षक उपकरण, और किसान जो अब फसल सड़ाकर नहीं बल्कि ठंडे घरों में रख पाएंगे। युगांडा के वेस्ट नाइल क्षेत्र में 24 मेगावाट का एतुका सोलर स्टेशन खड़ा हो रहा है। उत्तरी अफ्रीका में सौर आयात रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में कम कार्बन ढांचे के लिए नया निवेश एक हरित ऊर्जा मिश्रण तैयार कर रहा है। कहानी बदल रही है। अब अफ्रीका भीख मांगने वाला नहीं बल्कि अपनी किस्मत का निर्माता है। भोजन और शिक्षा की क्रांति। लेकिन यह क्रांति सिर्फ तकनीक या धन की नहीं है, यह गरिमा की भी है। ऊर्जा गरीबी को कभी नियति मान लिया गया था। बच्चे सड़क की बत्तियों के नीचे पड़ते थे, माएं धुएं में खाना बनाती थीं, कारोबार अस्थिर ग्रिड पर लटकते थे। 2025 वह साल है जब ये तस्वीरें धुंधली होने लगीं। यहाँ बिजली का मतलब है सशक्तिकरण, अपनी तकदीर तय करने का अधिकार। लेकिन रोशनी आने के बाद सवाल है, उस रोशनी में लोग क्या करते हैं? बच्चों के लिए शांति से पढ़ाई, माता पिता के लिए सुरक्षित रातें और अधिक काम के घंटे, उद्यमियों के लिए मशीनें चलाना। लेकिन रोशनी पेट खाली होने पर दूर नहीं ले जा सकती। इसीलिए अफ्रीका का अगला कदम भी उतना ही क्रांतिकारी रहा, शरीर और दिमाग दोनों को पोषण देना। आज 87 मिलियन अफ्रीकी बच्चे स्कूल भोजन पा रहे हैं। सिएरा लियोन और बेनिन जैसे देशों में अब बच्चे भूख के कारण दोपहर में कक्षा नहीं छोड़ते। वे टिकते हैं, सीखते हैं और सपने देखते हैं। यह दान नहीं, रणनीति है। मानव पूंजी में निवेश उतना ही जरूरी जितना कोई बांध या रेल। खास बात यह है कि भोजन अब स्थानीय किसानों से लिया जा रहा है। सिएरा लियोन के छोटे किसान सीधे स्कूलों को मकई दे रहे हैं। बेनिन के चावल किसान सरकार से पक्के अनुबंध पा रहे हैं। इससे एक चक्र बन गया है। किसान की आय, स्कूल का भोजन, बच्चों का स्वास्थ्य। भूख मिट रही है, किसान मजबूत हो रहे हैं और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। साथ ही शिक्षा भी बदली है। मलावी के ग्रामीण इलाकों में AI सलाहकार किसान को बीज चुनने में मदद कर रहे हैं। केन्या में स्वाहिली में बने गणित ऐप बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ा रहे हैं। नाइजीरिया में डिजिटल कक्षाएं अब स्कूल समय से आगे तक चल रही हैं। ये तकनीक अफ्रीकी संदर्भ में ढली है, और यह संभव हुआ है नए बिजली आपूर्ति और इंटरनेट विस्तार के कारण। बिना बिजली टैबलेट सिर्फ प्लास्टिक है, और बिजली के साथ यह दुनिया की खिड़की। पोषण और शिक्षा मिलकर एक चक्र बना रहे हैं। अच्छा खाया बच्चा बेहतर सीखता है, अच्छी शिक्षा पाया बच्चा गरीबी की जंजीर तोड़ता है। ढांचा और संपर्क की क्रांति। लेकिन सवाल है, भरा पेट और तेज दिमाग दूर तक कैसे जाएं अगर सड़कें टूटी हों और रेल अधूरी हो?
यही वजह है कि अफ्रीका की कहानी अब ढांचे पर आती है। सड़कें, पुल, ट्रेन और इंटरनेट जो व्यक्तिगत तरक्की को सामूहिक समृद्धि में बदलते हैं। इस बार निवेश सिर्फ बाहर से नहीं है। एक रिपोर्ट बताती है कि अफ्रीका के पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक घरेलू पूंजी है, जो दशकों तक बाहर रखी जाती रही। अब वही अफ्रीका में निवेश हो रही है। सबसे बड़ा उदाहरण है तंजानिया बुरुंडी स्टैंडर्ड गेज रेलवे। यह रेलू विंजा से गिटेगा तक जाती है। बुरुंडी के लिए यह खनिजों को बाजार तक पहुंचाने का रास्ता है। तंजानिया के लिए यह नए बाजारों का द्वार है। दक्षिण अफ्रीका ने भी कदम बढ़ाया है। $1.5 अरब के सहारे यह देश अपने बंदरगाह, शहरी यातायात और हरित ढांचे को नया बना रहा है। पश्चिम अफ्रीका में सड़क गलियारों का नवीनीकरण हो रहा है। पूरे महाद्वीप में फाइबर ऑप्टिक केबल डिजिटल नेटवर्क बना रहे हैं, जो डामर और इस्पात जितना ही जरूरी है। अब परियोजनाएं स्मारक नहीं बल्कि गतिशीलता पर केंद्रित हैं। ये व्यापार और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र की योजनाओं से जुड़ी हैं। वैश्विक मंच पर अफ्रीका। और अब सवाल यह है, अगर अफ्रीका अपने लोगों को खिला रहा है, युवाओं को पढ़ा रहा है और ढांचे से समृद्धि बांट रहा है, तो वह दुनिया के मंच पर खुद को कैसे पेश करेगा? इस साल का जवाब है जोहान्सबर्ग में G20 सम्मेलन। इतिहास में पहली बार अफ्रीकी जमीन पर दशकों तक अफ्रीका को पृष्ठभूमि की तरह रखा गया, जिस पर बात तो होती थी लेकिन जिससे बात नहीं होती थी। लेकिन अब पर्दा उठ चुका है। अफ्रीकी संघ की सीट अब 20 देशों के समूह यानी G20 में केवल औपचारिक नहीं रह गई है। यह अब कर्ज राहत, व्यापार नियमों और वैश्विक शासन पर बहस को आकार देने वाली आवाज बन चुकी है। जब जिबूती के विदेश मंत्री महमूद अली यूसुफ ने इस साल अफ्रीकी संघ आयोग की बागडोर संभाली, तो उन्होंने यह जिम्मेदारी महज नेतृत्व के लिए नहीं, बल्कि पूरे महाद्वीप को इन वैश्विक वार्ताओं से पार कराने के लिए उठाई। वह सिर्फ 55 देशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, बल्कि ऐसे महाद्वीप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे अब अपनी सामूहिक सौदेबाजी शक्ति का मूल्य पता चल चुका है। लेकिन सवाल यही है, यह वैश्विक मान्यता घर पर क्या मायने रखती है? G20 की मेजबानी करना और विश्व खेल आयोजनों का मंचन करना सम्मान तो लाता है, पर केवल सम्मान से नागरिकों का पेट नहीं भरता और न ही अर्थव्यवस्था ठीक होती है। असली कसौटी यह है कि क्या अफ्रीका अपनी इस वैश्विक स्थिति को घरेलू समृद्धि में बदल पाएगा? क्या शिखर सम्मेलन में किए गए निवेश के वादे अफ्रीकी उद्योगों में प्रवाहित होंगे? क्या नए व्यापार समझौते अफ्रीकी किसानों और उद्यमियों को मजबूत करेंगे या फिर उन्हें और कमजोर करेंगे? ये सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब कैमरे योहानिसबर्ग से हट जाते हैं और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि वैश्विक मान्यता तभी सार्थक है जब वह अफ्रीका के गहरे लक्ष्य को पूरा करे। सच्ची स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और अपनी तकदीर खुद लिखने की क्षमता। असल मायने यही है कि बात इस पर कम है कि दुनिया अफ्रीका को कैसे देखती है, और ज्यादा इस पर है कि अफ्रीका खुद को कैसे देखता है और कहाँ जाना चाहता है। वैश्विक मान्यता ताकतवर है, मगर यह बस शुरुआत है। साल 2025 में अफ्रीका के सामने गहरा सवाल यही है कि क्या दुनिया उसकी उभरती ताकत को मान्यता देगी, या फिर महाद्वीप खुद अपनी शर्तों पर उस उभार को बनाए रख पाएगा और आगे बढ़ा पाएगा। आखिरकार शिखर सम्मेलन समाप्त हो जाते हैं, रोशनी बुझ जाती है और सुर्खियां बदल जाती हैं। बाकी बचता है रोज का काम, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की इमारत खड़ी करने का, ताकि किस्मत के किसी भी उलटफेर से इस साल की उपलब्धियां मिट न सकें। उस स्वतंत्रता के संकेत अब उभरने लगे हैं। पूरे महाद्वीप में सरकारें इस पुराने चक्र को दोहराने से इनकार कर रही हैं। विदेशी मदद पर निर्भरता का चक्र। अब वे घरेलू संसाधनों को जुटा रही हैं, पेंशन निधियों को खोल रही हैं और संप्रभु संपत्ति को ढांचे और उद्योग में लगा रही हैं। यह स्वदेशी वित्त पोषण की ओर बढ़ना क्रांतिकारी है, क्योंकि यह शक्ति संतुलन बदलता है। आधुनिक इतिहास में पहली बार अफ्रीका अपनी ही पूंजी से अफ्रीका में निवेश करना शुरू कर रहा है, जिससे बाहरी ऋणदाताओं का दबाव घट रहा है, जो कभी महाद्वीप की विकास गति तय करते थे। लेकिन स्वतंत्रता केवल आर्थिक नहीं है, यह औद्योगिक भी है। साल 2025 की सबसे साफ प्रवृत्ति यही रही है, मूल्य संवर्धन की ओर रुख। जहां कभी पश्चिम अफ्रीका से कच्चा कोको बोरी में भेजा जाता था, अब सरकारें प्रसंस्करण संयंत्र बना रही हैं ताकि निर्यात चॉकलेट के रूप में हो, सिर्फ बीजों के रूप में नहीं। जहां बॉक्साइट और कोबाल्ट कभी अयस्क के रूप में भेजे जाते थे, वहां अब धातु ग्लाने और परिशोधन कारखाने बनाए जा रहे हैं, ताकि तैयार धातु और उनके साथ आने वाली नौकरियां अफ्रीका में ही रहें। यह औद्योगिक बदलाव धीमा है, विवादित है और अक्सर उन विदेशी कंपनियों द्वारा विरोध किया जाता है जिन्होंने पुराने ढांचे से लाभ उठाया था। लेकिन यही संप्रभुता का सबसे सच्चा मापदंड है। न केवल क्या उत्पादित होगा, बल्कि कहां और कैसे उत्पादित होगा, इसका फैसला करने की क्षमता।